माँ ने कहा था भाग दो। अगले दिन सुबह ही सुबह उठकर तरुण ने पालक सरसों के साग के साथ पानी के हाथ की 2 रोटियों का नाश्ता किया। माँ मक्का की रोटी या गेहूं की पानी के हाथ की रोटी पोने बनाने में एक्सपर्ट थी। यह बाबूजी भी मानते थे और कुटुंब कबीले के सब लोग भी। नई नई बहुएं माँ से खाने की बहुत सारी डिश सीखने आती थी। खैर, तीसरे दिन तरुण गांव से लौटकर आया तो बहुत खुश था। उसे खुश देखकर सुनीति बड़ी खुश हुई। उसने पूछा, क्या हुआ, बड़े खुश लग रहे हो? हाँ सुनीति, मैंने सोच लिया है कि अब हम तुम गांव में ही चलकर रहेंगे। वहीं हम एक सस्ते इलाज का हॉस्पिटल खोलेंगे। यह फैसला तुमने किस आधार पर किया? मेरा मतलब है कि क्या इसमें हमें आशानुरूप सफलता मिल जाएगी? हाँ बिल्कुल, मैंने गांव के डॉक्टरों से भी रात में मीटिंग की थी। उन डॉक्टर्स का कहना है कि शहर के अच्छे नर्सिंग होम तो बहुत तगड़ा चार्ज करते हैं। इतना मोटा बिल बनाते हैं कि गांव के अधिकांश लोग उसे अदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। हम कम पैसों में लोगों के मुश्किल रोगों का इलाज करेंगे तो सब गांव में ही इलाज कराएंगे। वहां के सब डॉक्टर अपने मरीज हमारे पास भेजेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। काम बढ़िया चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुनीति बोली, मगर तुम अकेले उसे कैसे संभालोगे? तुम, मैं और बाबूजी और माँ भी मिलकर उस हॉस्पिटल का हल्का फुल्का प्रबंधन वाला काम संभाल लेंगे। लोगों की सेवा करेंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे। मेरा निर्णय अब तुम पर निर्भर है। तुम बोलो, क्या कहती हो? मगर फाइनेंस कहाँ से आएगा? अपने पास गांव में जमीन भी है। अस्पताल के लिए हम सरकार से लोन भी ले लेंगे। फिर तो धांसू आइडिया लाए हो। दाद देती हूँ, मुझे स्वीकार है। तरुण खुशी से झूम उठा और फिर सुनीति को बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। सुनीति ने भी खुशी से दोनों बाहें हवा में फैला दी। बच्चे भी दौड़ते हुए उनके कमरे में आ गए थे। वे लपक कर आगे बढ़े और खुशी से चिल्लाते हुए अपने मम्मी पापा से लिपट गए। शाम के 5 बजे होंगे। तरुण शाम की शिफ्ट के लिए अपने क्लिनिक चला गया था। सुनीति अपने ऑफिस से आज थोड़ा जल्दी लौट आई थी और अब आराम करने के लिए तनिक देर को लेट गई थी। बच्चे बराबर के कमरे में बैठे अपने स्कूल का होमवर्क करने में लगे थे। तभी उसके सेलफोन की घंटी बज उठी। वह उठी, फोन उठाया और देखा स्क्रीन पर कोई अपरिचित सा नंबर था। अपरिचित होने के बावजूद भी सुनीति ने फोन उठा लिया। हेलो, उधर से एक नारी स्वर उभरा। मैं तुम्हारी देवरानी बोल रही हूँ दीदी ज्ञानमयी। सहसा सुनीति पहचान नहीं पाई थी। फिर अगले क्षण ही उसे याद आ गया, ज्ञानमयी तरुण के गांव में रहने वाले चचेरे भाई की बहू थी, अतः उसकी देवरानी लगती थी। सुनीति ठहाका लगाकर बोली, हाँ ज्ञानमयी, कैसी हो? गांव में सब कैसे हैं? सुनीति और ज्ञानमयी आपस में बतियाने लगी। करीब 1 मिनट तक उधर से बात करके ज्ञानमयी ने कहा, आज ये फोन इसलिए लगाया गया है कि माँ तुमसे बात करना चाहती हैं। माँ, और आज फोन पर? सुनीति सुखद आश्चर्य से भर गई। तुरंत बोली, आज तो मेरे नसीब जाग गए। तो बात कराओ उनसे। अगले क्षण ही फोन पर माँ की आवाज आने लगी। माँ, पाए लागूं, कहकर सुनीति अपनी सास से बात करने लगी। दोनों में कुशल क्षेम हुई। फिर माँ बोली, कल तरुण गांव में आया था? हाँ माँ, मुझे पता है, सुनीति ने बताया। तुझे सब बताया है न उसने? वह शहर छोड़कर अब गांव में ही काम करने की सोच रहा है। क्या तू भी इसके लिए राजी है? हाँ जी, सुनीति ने छोटा सा उत्तर दिया। यहाँ गांव में एक अस्पताल खोलने की बात करके गया है, मगर मैंने सोचा कि तुझसे भी तो पूछ लूं। वहाँ तेरी भी नौकरी है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। फिर शहर में तरुण की जमीजमाई डॉक्टरी है। फिर तुझे शहर में रहने की आदत है। बेटी हूँ, मेरे बेटे का क्या है? वह तो बावला भावुक है। मगर मैं अकेले में आज तुझसे इसीलिए बात कर रही हूँ कि तेरी मर्जी जान सकूं। वह तुझ पर दबाव तो नहीं डाल रहा है? नहीं माँ, मेरी भी मर्जी है। आपके बेटे की मर्जी तो समझो मेरी भी मर्जी है। नाना बेटी, यह इतना आसान नहीं होगा। शहर और गांव की जिंदगी में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुम दोनों की बंधी बधाई आमदनी है वहाँ। यह आमदनी एकदम छोड़कर गांव में पैसा लगाना और काम जमने तक घर से बैठकर खाना होगा। कैसे चलेगा? सुनीति चुपचाप सुनती रही, कुछ न बोली। माँ कह रही थी, तू अच्छी तरह सोच ले। मैं अपने बेटे को तो समझा लूंगी, कह दूंगी कि वह गांव में रहने का फैसला छोड़ दे। मगर तूने अगर मन मार कर और उसके नाराज होने के डर से हाँ कह दी हो तो मुझे बता दे, कल को पछताना न हो जाए। सुनीति से अब रहा न गया। वह बोली, माँ एक बात कहूँ? हाँ बेटी, बोल। बोल ना माँ, तुम मेरा बेटा करती रहती हो। तुमने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना। यह मेरी शिकायत है तुमसे। माँ हंस पड़ी और बोली, बार बार तो तुझे बेटी बोल रही हूँ, मगर चल आज तू भी शिकायत कर ले।
कह दे अपने मन की बात कहने के लिए ही मुझे बेटी कहती हो माँ। मगर सच सच कहना, तुम तो किसी दूसरी लड़की से तरुण का ब्याह करने की सोचती थी न माँ। ये सुनकर हंसने लगी। देर तक हंसती रही, फिर हंसी रोककर बोली, हाँ बेटी ये बात सच है, मगर अब तो तू ही है मेरी, वो नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है माँ? सुनीति ने मीठा सा प्रतिवाद किया। तुम्हारी पसंद तो कोई और लड़की थी। देख, बेटे के ब्याह के लिए माँ बाप जाने किस किस लड़की के बारे में सोचा करते हैं। मैं भी सोचती थी, मगर अब तो तू ही मेरी मनपसंद बहू है। मेरे 2 प्यारे से पोता पोती हैं, वे तूने ही तो दिए हैं मुझे। मेरा बेटा खुश है, अब तो मैं तुझी में उस लड़की को देखती हूँ। सुनीति माँ की ये दलील सुनकर बड़ी खुश हुई। तभी उसका ध्यान दूसरे कमरे में बैठे अपने बच्चों पर गया। पापा आ गए। वे जोर जोर से उछल कूद कर रहे थे और आवाज यहाँ तक आ रही थी। शायद तरुण क्लिनिक से आ गया था, या बच्चे ऐसे ही तरुण के आने का शोर मचाकर उसको मूर्ख बना रहे थे। कई बार वे ऐसा करके अपनी मम्मी से मजाक करते हैं। सुनीति यह सोचकर मुस्करा दी। उसने बच्चों की उछल कूद से ध्यान हटा लिया और माँ से पूछा, तो मैं कैसी लड़की हूँ माँ? क्या ठीक वैसी ही, या उससे कुछ कम अच्छी? कहते हुए भावुकता से गला भर आया था सुनीति का। उससे भी अच्छी बहू निकली तू सुनीति। ये कहते हुए उधर से माँ भी भावुक हो गई थी। सुनीति ने साफ यह महसूस किया, उनका भी गला भरा गया था। सुनीति ने स्वयं को संभाला और पूछा, माँ एक बात और बताओ। हाँ पूछ मेरी बच्ची, आज फोन पर ही पूछ ले। वैसे तो तू शायद नहीं पूछ पाती और मन ही मन घुटती रहती। तू पूछ ले मेरी बेटी। माँ अब भावुक होकर रोने लगी थी। माँ मैं यहाँ का सब कुछ छोड़कर गांव में तुम्हारे पास रहूंगी। सब दिक्कत, परेशानियां, आर्थिक तंगी भी झेल लूंगी। तुम मुझे भावनात्मक रूप से अपनी बेटी समझोगी, केवल बहू नहीं मान लोगी। मुझे यह वचन दो माँ। तू पागल है सुनीति। माँ का गला फिर रुक गया था। बेटी क्या वही होती है जिसे माँ अपने पेट से जन्म देती है? अगर बहू सास को माँ समझे तो सास भी अपनी बहू को अपनी बेटी ही समझती है। चल मैं कहती हूँ, तू मेरी धर्म की बेटी है। माँ सुनीति की आंखें भर आईं। गला भी अवरुद्ध सा हो चला। किसी तरह से वह बोल पाई, तो फिर समझो कि गांव में रहने का फैसला अब तुम्हारे बेटे का नहीं है, मेरा ही है। मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। सुनीति, माँ खुशी से फिर रो पड़ी। ऐसी बहू, ऐसी बेटी सब घर में दे भगवान। और उधर से फोन कट गया। सुनीति फोन रखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी अपनी आंखों के आंसू ऐसे पोंछने लगी जैसे कोई देख लेगा तो जाने क्या गजब हो जाएगा। मगर उसने मुड़कर कमरे के द्वार की ओर देखा था तो वहां सामने तरुण को खड़े पाया। सुनीति एकाएक उसे सामने देखकर अचकचा गई। तरुण से दृष्टि मिलाते हुए वह शर्मा गई। तो ये बात है? तरुण मुस्कुराया। मैं तो आज इस समय एक पेशेंट को देखने के लिए पास के ही एक घर में आया था। सोचा कि अपने घर में भी झांकता चलूं, देखूं तुम लोग क्या कर रहे हो। देखता हूँ सास बहू में आज महरी छन रही है। आपको कैसे पता? सुनीति हंसने लगी। बच्चों ने मुझे काम की बात बताई। वह सुनीति को छेड़ते हुए बोला, बताया कि आज तो मम्मी दादी से बातों में मशगूल हैं। सुनीति ने देखा बच्चे भी उस कमरे में आ गए थे। वह तरुण से बोली, तुम क्या सोचते हो, वे केवल तुम्हारी ही माँ हैं। मैं उनकी कोई परवाह नहीं करती। हाँ मैं यही सोचता था, मगर आज तुम्हारा ये रूप भी देखा। बड़ी भावुक होकर बातें कर रही थी। जाने दो, तुम कुछ नहीं समझोगे। अब हम शहर में क्यों रहेंगे? हम अपने गांव जाएंगे। अपने गांव को ही वहां रहकर शहर बनाएंगे। मेरा गांव मेरा देश हो। ये बात तरुण ने ठहाका लगाया। अब हम सास बहू की तरह नहीं माँ बेटी की तरह रहेंगी और तुम्हारा अस्पताल चलवाएंगी। जब तक अस्पताल खूब अच्छे से नहीं चले तब तक मैं भी वहीं से दिल्ली अप डाउन करके अपनी यहाँ की नौकरी जारी रखूंगी। तरुण ने पूछा, तुम्हें माँ ने वहां से दिल्ली अप डाउन करके नौकरी करने की परमिशन दे दी? सुनीति मुस्कुराकर शरारती अंदाज में बोली, जाओ तुम अपना काम करो। हम सास बहू की बात में मत पड़ो, हम आपस में तय कर लेंगे। बस ये याद रखो कि माँ ने क्या कहा था। अच्छा ये बात मैं जो ये कहता हूँ कि माँ ने कहा था, तो मेरी उस बात की नकल उतार रही हो। अभी तुम्हें बताता हूँ। तरुण ने लपककर सुनीति को अपनी गोद में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। बच्चों ने आकर उसे रोका और मस्ती करते हुए अपने पापा की टांगों में आ चिपके। पूरा परिवार खुशियों से चहचहा उठा था। समाप्त।